शौर्य ने राकेश को फोन किया और उसे अपनी मुश्किलें बताईं। उसने कहा, भाई अगर तू आकर मुझे ले जाए तो बहुत अच्छा होगा। मिलने पर सब डिटेल में समझा दूंगा। मिलकर देखते हैं कैसे इसे जल्दी सॉल्व करें। खबर सुनते ही राकेश चौंक गया। उसे तुरंत एक्शन लेना पड़ा। शौर्य ने फोन रखकर अपनी लोकेशन भेज दी और रेणुका के घर की तरफ लौट पड़ा। जैसे ही वह स्कॉटो एलिमेंट्री स्कूल के गेट के पास पहुंचा, अचानक रुक गया। उसके सामने एक भीड़ थी और कुछ शानदार कारें भी गेट पर खड़ी थीं। उसके पास ही एक टैक्सी टूटी फूटी पड़ी थी और भीड़ के बीच से चीख पुकार की आवाजें आ रही थीं। ये साफ था कि किसी को बुरी तरह पीटा जा रहा था। एक आलीशान कार ने शौर्य का ध्यान खींचा। वह कार उसे जानी पहचानी लग रही थी। एक पल को उसका दिल धड़कना बंद हो गया। ये विजय प्रताप सेठ था। विजय प्रताप ने उसका पीछा कर लिया था और शौर्य ने उस टैक्सी को भी पहचान लिया। ये वही थी जिससे वह यहां तक आया था। भीड़ की ओर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि जिसे पीटा जा रहा था वह टैक्सी ड्राइवर ही था। ड्राइवर का शरीर जमीन पर फैला हुआ था, चेहरा खून से सना हुआ। लानत है, बताओगे या नहीं? वो और वो कमीना कहां है? विजय प्रताप ने गुस्से में चिल्लाया। मिस्टर सेठ, प्लीज माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता। अगर पता होता तो बता देता। ड्राइवर जमीन पर पड़ा पड़ा मिन्नतें कर रहा था। वे इस एरिया से चले गए और मुझे नहीं पता वे कहां गए। अरे ये अभी भी नहीं बता रहा। इसे और मारो लड़को। उसके गुंडे बारी बारी से उसे लाठियों से पीटने लगे। पिटाई कुछ मिनटों तक चलती रही और देखने वालों की रीढ़ में सिहरन सी दौड़ गई। ड्राइवर तब तक पिटता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गया। शौर्य बगल में खड़ा ये सब देख रहा था। उसके पूरे शरीर में गुस्से से कंपन हो रही थी। ड्राइवर की हालत ने उसे हिलाकर रख दिया। उसने ऐसा क्या किया था? ड्राइवर ने बस उसे झुग्गियों के पास उतारा था। ये तो उसकी नौकरी थी और ये भी साफ था कि ड्राइवर उनके बारे में कुछ नहीं बताने वाला था। अरे, इस ड्राइवर के परिवार को तुरंत ढूंढो। ये बता देगा कि वे कहां हैं। इसने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की। मैं इसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। विजय प्रताप ने हुक्म दिया। सुनो, जिसने भी आज एक खूबसूरत औरत को बच्चे और एक 20 साल के लड़के के साथ देखा है, सामने आकर हमें बताए। राजपूत तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे, नहीं तो तुम भी इसके जैसे हो सकते हो। विजय प्रताप की आवाज में धमकी थी। हाम्फ, कोई आए और मेरी मदद करे। इसकी टांगों की नसें निकालो। रुको! भीड़ की खामोशी को चीरती हुई एक आवाज गूंजी। विजय प्रताप के गुंडे उस वक्त रुक गए जब वे टैक्सी ड्राइवर को फिर पीटने ही वाले थे। भीड़ ने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। ये शौर्य था। टैक्सी ड्राइवर को पिटते हुए देखकर और यह जानकर कि उसने कुछ भी नहीं बताया, शौर्य को उसके लिए कृतज्ञता महसूस हुई। अब न सिर्फ वह बेहोश था, बल्कि उसका परिवार भी इस चक्कर में घसीटा जाने वाला था। शौर्य खुद भले ही सख्त दिल का था, लेकिन इतनी हिंसा देखकर वह भी खड़ा हो गया। वह भीड़ के बीच से होता हुआ सामने आया और विजय प्रताप की ओर देखा। मैं हूं वो जिसे तुम ढूंढ रहे हो। ड्राइवर को क्यों प्रताड़ित कर रहे हो? शौर्य ने विजय प्रताप को ठंडे अंदाज में घूरते हुए कहा। हां, मिल गया तू। लगता है मेरी छठी इंद्री सही थी। विजय प्रताप ने शौर्य को देखते ही व्यंग्य से मुस्कुराया। पहले विजय प्रताप ने अपने आदमियों को मल्लिका के घर घुसकर उसे और शौर्य को पकड़ने का आदेश दिया था। वह दोनों को सबक सिखाने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसी वक्त एक टैक्सी तेजी से वहां से भागी थी। इससे कुछ लोगों का ध्यान गया, खासकर विजय प्रताप का, जिसने 2 बार टैक्सी की ओर देखा था लेकिन ज्यादा गौर नहीं किया। शौर्य ने मन ही मन सोचा, मल्लिका और बच्चे को भागना होगा, लेकिन उसकी गाड़ी तो अभी भी घर के नीचे खड़ी है। इसके बाद उसके आदमी दौड़ते हुए आए और बताया कि घर पर अब कोई नहीं है। विजय प्रताप ने फौरन सब समझ लिया। चूंकि ये सब अचानक हुआ था, उसने अपने दोस्त के गुंडों को निकटतम सड़क से अस्थायी रूप से उधार लिया ताकि मल्लिका का पीछा किया जा सके। ये बस 5-6 मिनट की बात थी। मल्लिका और उसका बच्चा कहां भाग सकते थे? गोली मारो! बकवास! वे उस टैक्सी में होंगे। उसने तुरंत एक दुकान के सीसीटीवी से टैक्सी की लाइसेंस प्लेट और बाकी डिटेल्स निकाल लिए और अपने गुंडों को टैक्सी का पीछा करने के लिए कहा। ड्राइवर काफी जिद्दी निकला और पहले तो उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया।
उन्होंने ड्राइवर को जबरन यहां तक तो ले ही आए, लेकिन उसने उनकी लोकेशन बताने से साफ इनकार कर दिया। ड्राइवर के दिमाग में बस एक बात थी, वो इन लोगों के पंगे में नहीं पड़ना चाहता था और अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाकर किसी को धोखा नहीं देना चाहता था। उसने सोचा कि विजय प्रताप और उसके गुंडे उसे पीटेंगे और फिर उसे अकेला छोड़ देंगे, तो उसने अपने जबड़े भींच लिए और पिटाई सहन करता रहा ताकि शायद विजय प्रताप मान जाए। लेकिन ड्राइवर ने विजय प्रताप को गलत समझा। विजय प्रताप के लिए ये सब इतनी आसानी से जाने देने जैसा नहीं था। अब ये सब हो रहा था, लेकिन फिलहाल विजय प्रताप को इस सब की परवाह नहीं थी, क्योंकि अब वो आदमी खुद ही उसके सामने आ गया था जिसे वो ढूंढ रहा था। बच्चा, बताओ मल्लिका कहाँ है? और वैसे भी चाहे तू बताए या नहीं, मैं तुझे ऐसा सबक सिखाने वाला हूं जो तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। विजय प्रताप ने ताना मारा। विजय प्रताप, मैं तुझे अच्छे से जानता हूं। तू सेठ फैमिली से है, लेकिन तुझे मेबेरी इंटरनेशनल इंक को कुछ रिस्पेक्ट देनी ही होगी, है ना? तेरी जानकारी के लिए राकेश और उसके आदमी 10 मिनट से भी कम वक्त में यहां पहुंचने वाले हैं। सच कहूं तो शौर्य भी घबरा गया था। किसी विजय प्रताप जैसे आदमी से इस तरह की पिटाई झेलना उसका हक नहीं था। अगर वो कहता कि वो शौर्य अग्रवाल है तो विजय प्रताप को यकीन नहीं होता। इसलिए उसने जैक का नाम लिया। जैसे ही विजय प्रताप ने जैक का नाम सुना, उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा। मेबेरी में जैक का नाम किसी बड़े खौफ से कम नहीं था। जैक का चचेरा भाई हेनरी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। राकेश एक बड़ा व्यापारी था, और जहां तक उसके चचेरे भाई की बात है, उसे मेबेरी में पीढ़ियों से अपने परिवार की ताकत पर निर्भर रहना पड़ता था। फिर भी वो जैक के बराबर नहीं था। अब निर्दयी भास्कर और मेबेरी इंटरनेशनल इंक के लोग उनके रास्ते में थे। अफवाह थी कि भास्कर बहुत ताकतवर था, तो विजय प्रताप जैसे इंसान के लिए, जो अपने चचेरे भाई की छाया में जी रहा था, जैक और राकेश का नाम सुनकर निडर होना झूठ होगा। बॉस, इस बच्चे की बात मत सुनो। मिस्टर राकेश ऐसी जगह क्यों आएंगे? तुरंत उसके एक आदमी ने उसे समझाने की कोशिश की। बकवास, ये मुझे अच्छी तरह पता है, विजय प्रताप ने गुस्से में कहा। बदतमीज, तूने मुझे मिस्टर राकेश का नाम लेकर डराने की कोशिश की। ये ट्रिक मैंने कई बार देखी है। मरो, जाओ और इसे पकड़ो। विजय प्रताप ने अपना हाथ जोर से हिलाया। उसके गुंडों का ग्रुप शौर्य की ओर दौड़ा। ये सीन आसपास के लोगों के लिए और भी डरावना था। अरे यार, ये बच्चा शायद इस बार ड्राइवर से भी बुरी हालत में होगा। सहमत हूं। लगता है इसे अपने दिमाग से डर लग गया था, इसलिए राकेश का नाम ले लिया। लेकिन इसने ये क्यों नहीं कहा कि वो शौर्य अग्रवाल है? आजकल के युवा हमेशा छेड़खानी में लगे रहते हैं। क्या इन्हें नहीं पता कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए? आसपास के लोगों ने सिर हिलाया और गहरी सांस ली, लेकिन किसी ने भी बाहर आकर न्याय करने की हिम्मत नहीं की। जब निर्दयी विजय प्रताप सेठ आसपास था, तो उन्होंने पूरा सीन रिकॉर्ड करने की भी हिम्मत नहीं की। शौर्य को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया। हाँ हाँ हाँ, इसका सिर कसके पकड़ो, मैं इसका सिर कुचलकर खून से लथपथ कर दूंगा। विजय प्रताप ने एक छड़ी उठाई। उसने छड़ी को ऊपर उठाया, घुमाने और तोड़ने के लिए तैयार। अचानक तेज आवाज के साथ 30 से ज्यादा लग्जरी कारें वहां से गुजरीं। एक कार ने अचानक ब्रेक मारे और अपनी पूंछ दर्शकों की ओर घुमाई। फिर काले सूट में अंगरक्षकों की एक टीम कारों से बाहर आई। माहौल में भारी तनाव छा गया। 2 फुर्तीले अंगरक्षकों ने तेजी से आकर विजय प्रताप को दबोचा और जमीन पर गिरा दिया। मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत मत करना। जानते हो मैं कौन हूं? मैं विजय प्रताप फकिंग सेठ हूं। सेठ ग्रुप के हेनरी सेठ का चचेरा भाई हूं। मुझे छूने की हिम्मत मत करना। विजय प्रताप ने घबराहट में चीखा। उसे अंगरक्षकों की ताकत का एहसास हुआ और वो असहाय महसूस करने लगा। समझते ही कि हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं, उसने दया की भीख मांगनी शुरू कर दी। तेरी किस्मत अच्छी है कि मैं पहले पहुंच गया, नहीं तो न सिर्फ विजय प्रताप मारा जाता, बल्कि मैं भी। राकेश घटनास्थल पर दौड़ता हुआ पहुंचा। उसने विजय प्रताप के चेहरे पर एक जोरदार लात मारी। विजय प्रताप के मुंह से ताजा खून बह निकला। जैसे ही राकेश को पता चला कि शौर्य मुसीबत में है, उसने तुरंत अपना सारा काम छोड़ दिया
और अपने आदमियों को बुलाकर हालात संभालने पहुंच गया। लोग भी जानने के लिए उमड़ पड़े कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही उन्हें पता चला कि शौर्य के पीछे कोई पड़ा है, राकेश तुरंत घटनास्थल पर आ धमका। हालांकि ये सब होते होते देर हो गई थी। अगर वो छड़ी शौर्य के सिर पर लग जाती तो बात बहुत बिगड़ जाती। विजय प्रताप भले ही सेठ फैमिली से था, लेकिन राकेश और विजय प्रताप दोनों ही इसके अंजाम से बच नहीं पाते। इंडिया में गिने चुने लोग ही अग्रवाल फैमिली की असली ताकत को जानते थे और राकेश उनमें से एक था। अगर वो कहता कि उसे डर नहीं था तो ये झूठ होता। मिस्टर अग्रवाल, आप ठीक हैं? विजय प्रताप को पीटने के बाद राकेश ने शौर्य को प्यार से उठाया। क्या मिस्टर राकेश, ये मिस्टर अग्रवाल हैं, मेबेरी के अग्रवाल? विजय प्रताप घबराहट में हक्का बक्का रह गया। वो भी कंफ्यूज था। उसे लगा ही नहीं कि राकेश यहां आ जाएगा, और उससे भी ज्यादा हैरानी तब हुई जब उसे पता चला कि शौर्य असल में शौर्य अग्रवाल था। तू अग्रवाल फैमिली के शौर्य अग्रवाल को कैसे नहीं पहचान सकता? धमाका। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, राकेश ने जमीन पर पड़ी छड़ी उठाई और विजय प्रताप के सिर पर मार दी। इस प्रहार से विजय प्रताप की आंखें सफेद हो गईं। मियां राकेश, प्लीज, मैं हेनरी सेठ का चचेरा भाई हूं। क्या मुझे थोड़ा इज्जत देकर छोड़ सकते हो? तुझे छोड़ दूं? क्या तुझे सच में लगता है कि सब इतना आसान है? उसी वक्त एक और लग्जरी कार वहां आकर रुकी। इस बार और लोग आए और पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया। भास्कर और भी मदद लेकर वहां पहुंच चुका था। हे भगवान, वर्षा, नव्या, तुम दोनों प्लीज जल्दी से यहां से निकलो। स्कॉटो एलिमेंट्री स्कूल में कुछ बड़ा हो रहा है। अरे यार, 60-70 लग्जरी कारें पूरी सड़क ब्लॉक कर रही हैं। वहां मौजूद कई लोग स्कॉटो एलिमेंट्री स्कूल की ओर दौड़ पड़े। वो जानना चाहते थे कि आखिर वहां हो क्या रहा है। ये एक अलग ही नजारा था। 60-70 रोल्स रॉयस फैंटम गाड़ियों ने पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया था। ये नजारा देखना ही अद्भुत था। सचिन और बाकी लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड थे। वो भीड़ को चीरते हुए सबसे आगे पहुंच गए। आखिर हुआ क्या है? मुझे नहीं पता। मैंने सुना कि एक बच्चे को पीटा गया और फिर मेबेरी से राकेश और भास्कर यहां आए। मैंने ये भी सुना कि कई बड़े लोग और मेबेरी के अधिकारी भी यहां हैं। 100 से ज्यादा अंगरक्षक आसपास खड़े हैं, सचिन ने जोश में कहा। हे भगवान! नव्या और वर्षा अब और भी उत्साहित हो गईं। वे घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ीं। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। विजय प्रताप सेठ की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने ही अपने आदमियों को शौर्य के पीछे भेजा था और नतीजा ये हुआ कि मेबेरी का आधा हिस्सा, चाहे वो आर्मी हो, सरकारी अफसर हों या बिजनेस के बड़े लोग, सब यहां इकट्ठे हो गए। उसका अपना चचेरा भाई हेनरी सेठ भी शर्मिंदगी के मारे जमीन में गड़ा जा रहा था। वहीं दूसरी ओर इतने सारे लोगों से घिरे होने के कारण शौर्य अब और नहीं रुक सकता था। अगर वो रुकता तो उसकी असली पहचान सबके सामने आ जाती। और ऊपर से ड्राइवर अभी भी बेहोश पड़ा था, जिसकी देखभाल भी कोई नहीं कर रहा था। वह अंगरक्षकों के पास गया और जावेद को, जो अभी अभी आया था, कुछ करने का निर्देश दिया। उन्होंने भीड़ को दरकिनार करते हुए तुरंत कार चलाई और ड्राइवर को अस्पताल भेज दिया। बाकी का काम जावेद संभाल लेगा, ये शौर्य को पूरा भरोसा था। अरे, सब लोग सच में यहां हैं। काफी कोशिश के बाद सचिन और बाकी लोग भीड़ में से निकलने में कामयाब हो गए। सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। वर्षा और नव्या तो दंग रह गईं। क्या ये जावेद नहीं है? सचिन ने तुरंत जावेद को देखा, जो बीच में राजसी अंदाज में खड़ा था, और पूछा, अरे, तुम जावेद जैसे बड़े लोगों को कैसे जानते हो? वर्षा और नव्या और भी हैरान हो गईं। अरे, याद है जब हम पिकनिक पर यॉर्क नॉर्थ माउंटेन गए थे? उस दिन मेबेरी से शौर्य अग्रवाल मिस्टर जावेद के साथ हमारे गांव आए थे और कई कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। हे, मेरे पापा हमारे गांव के अकाउंटेंट हैं और यॉर्क नॉर्थ माउंटेन विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के हेड अकाउंटेंट भी हैं, तो उन्हें मिस्टर जावेद के साथ काम करना पड़ता है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि पिछले हफ्ते वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट गया था? तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मेरे पापा मुझे वहां ले गए थे और मुझे मिस्टर जावेद के साथ टोस्ट करने को भी कहा। शौर्य का ये पहला प्रोजेक्ट था, इसलिए जावेद ने इसका खास ध्यान रखा और वहां शामिल सभी लोगों का स्वागत किया।
ये यकीन करने लायक नहीं है। अगर मुझे मार भी डालो तो भी मैं यकीन नहीं करूंगी कि तुम वेफेयर माउंटेन एंटरटेनमेंट गए थे। दोनों लड़कियां उससे जलन करने लगीं। ओह, तुम अब भी मुझे शेखी बघारने वाला समझती हो? सचिन ने अपनी भौहें उठाते हुए कहा। क्या तुमने शेखी बघारना बंद किया, छोटे बदमाश? अरे, इस बच्चे को नाटक करना बहुत पसंद है ना। जैसे ही कोई बड़ा सीन होता है ये लोग ऐसे दिखावा करते हैं जैसे सब पता हो या बड़े लोगों को जानते हो। नाटक बंद कर बदमाश। ठीक है, नाटक की बात मत कर। अगर हिम्मत है तो जाकर हेलो बोल। वर्षा और नव्या कुछ कह पाती उससे पहले ही पास खड़े दर्शकों ने सचिन को घूर कर देखा। तो बस इंतजार करो और देखो। सचिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। दोनों हाथ जेब में डाले वो भीड़ की हैरान निगाहों के बीच चला गया। नमस्ते मिस्टर जावेद, उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहां मुलाकात होगी। सचिन ने थोड़े झिझकते हुए अभिवादन किया। जावेद पहले हैरान हुआ, फिर सचिन को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम कौन हो? मेरे पापा मिस्टर विश्वास हैं, जो यॉर्क नॉर्थ माउंटेन विलेज के अकाउंटेंट हैं। हम पिछले हफ्ते आपसे मिले थे। सचिन थोड़ा घबरा गया था। उसे डर था कि जावेद उसे भूल जाएगा। अरे, अब याद आया, तुम लिटिल डेवी हो। अब यहां और कुछ नहीं है, पूछताछ मत करो। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से यहां से निकल जाओ और घर लौट जाओ। जैसे ही जावेद ने यॉर्क नॉर्थ विलेज का नाम सुना, उसने खास ध्यान देते हुए उससे हाथ मिलाया और उसे वहां से जाने के लिए कहा। हे भगवान, नव्या देखो, जावेद सच में सचिन को जानता है। वर्षा पूरी तरह से उत्साहित थी। अगर वो चिल्ला सकती तो अब तक चिल्ला चुकी होती। ओह हा! नव्या भी हैरान और प्रभावित होकर सचिन को घूर रही थी। उस पल नव्या को लगा कि सचिन बेहद आकर्षक है और उसके पहले जितने भी लड़के उसने देखे थे वो सब इसके सामने कुछ नहीं थे। सचिन खुशी से भीड़ में लौट आया, जबकि भीड़ उसे विस्मय भरी नजरों से देख रही थी। ठीक है, मिस्टर जावेद ने मुझसे कहा कि हमें यहां रुकना नहीं चाहिए। बाद में कुछ बड़ा हो सकता है, तो मुझे लगता है कि हमें पहले ही पीछे हट जाना चाहिए। सचिन मुस्कुराया। हाँ हाँ सचिन, जो तुम कहो। भीड़ ने सिर हिलाया और जल्दी से वहां से चली गई। शौर्य द्वारा पहले गलत साबित किए जाने पर जो शर्मिंदगी सचिन को महसूस हुई थी वो अब गायब हो गई थी। सचिन की तुलना में शौर्य अब किसी और ही दुनिया का लग रहा था। शौर्य ने नेक दिल ड्राइवर को पहले ही अस्पताल भेज दिया था। जहां तक उस मामले की बात है जो उसने जावेद को बताया था, तो जब वह ड्राइवर के परिवार की देखभाल के लिए गया, उसने ड्राइवर को कुछ पैसे भेजे अपनी कृतज्ञता जताने के लिए। रेणुका के परिवार की मदद के लिए शौर्य सोच रहा था कि जावेद से मामला पूरी तरह सुलझ जाने के बाद वापस लौट जाए। जैसे ही शौर्य सोच रहा था कि आगे कहां जाए, उसने देखा कि क्लास ग्रुप चैट में किसी ने सभी को टैग किया। वो काव्या थी। पूरी क्लास को दोपहर 3 बजे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप बेस ब्लॉक बी में इकट्ठा होना चाहिए। वहां पहुंचो या चुप रहो। शौर्य हैरान रह गया। वो लोग एंटरप्रेन्योर बेस पर क्या करने वाले थे? उसी समय उसे विशाल सुलिवन का फोन आया। शौर्य, कहां हो तुम? क्या तुमने क्लास की खबर पढ़ी? हाँ, पढ़ ली। वैसे ये सब क्या है? शौर्य ने पूछा। अरे, माया कमाल की है। क्या सिटी लाइव को अभी एक्सेप्शनल लाइव में अपग्रेड नहीं किया गया है? अब माया एक्सेप्शनल चैनल के सपोर्ट में है, तो वो एक प्रतिष्ठित एंकर के तौर पर अपना लेवल बनाए रख सकती है। उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर लिया है और उसका अपना स्टूडियो है। कल ओपन सेलिब्रेशन है, तो क्यों ना हम आज दोपहर वहां जाएं और देखें कि हम क्या मदद कर सकते हैं। उफ, हम अभी भी नहीं जानते कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे। और देखो माया को, वो अब एक कंपनी की मालिक है। विशाल ने एक गहरी सांस ली। शौर्य चुप रहा और मुस्कुराया। माया ने खुद को यहां तक पहुंचाने के लिए वाकई मेहनत की थी। इस वक्त वो अपने सहपाठियों में सबसे प्रभावशाली मानी जाती थी और अफवाह थी कि वो महीने का करीब 1 लाख कमा रही थी। ये काफी पैसा था। विशाल और बाकी दोस्तों के लिए शौर्य के मन में हमेशा खास जगह थी और भविष्य में उनके लिए ढेरों अवसर देने का इरादा भी था। लेकिन चूंकि कई परेशान करने वाले मामले थे, इसलिए शौर्य बैठक में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। मगर पूरी क्लास जा रही थी, तो अगर वो नहीं जाता तो ये ठीक नहीं लगता। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर बेस पर मिलते हैं।
कॉल खत्म होने के बाद उसने कार अपने बॉडीगार्ड को सौंप दी और टैक्सी ले ली। जब वो वहां पहुंचा तब तक उसे 1 घंटा लेट हो चुका था। शौर्य, इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें? अच्छा है कि तुम सबसे लेट नहीं हो। हा हा। विशाल ने शौर्य के कंधे पर थपथपाया। कुछ गड़बड़ थी, इसलिए देर हो गई। ठीक है, तुम लोग अभी भी बाहर क्यों खड़े हो? क्या 3 बज चुके? दरवाजा क्यों बंद है अब तक? और माया कहां है? शौर्य ने बेस के दरवाजे की ओर देखा, जहां एक स्टूडियो का दरवाजा अभी भी बंद था। फिर उसने पूछा, अब जब वो एक प्रसिद्ध एंकर बन गई है तो हम सहपाठी बस बाहर इंतजार कर रहे हैं, माया के आने का इंतजार कर रहे हैं, विशाल ने नाराजगी से कहा। वे सब एक ही क्लास से थे और एक जैसी शुरुआत थी, लेकिन माया अब एक इंटरनेट सेलिब्रिटी बन चुकी थी, जिससे बाकी सहपाठियों में जलन की थोड़ी भावना थी। माया यहां है, अचानक एक सहपाठी चिल्लाया। फिर माया को एक फेरारी स्पोर्ट्स कार से बाहर निकलते देखा गया। कुछ लड़के जो आसपास थे उसकी तस्वीरें लेने के लिए उसके पास आ गए और उसे अभिवादन करने का मौका पाने की उम्मीद कर रहे थे। माया ने जरा भी परवाह नहीं की। उसने अपने चश्मे और अंगरक्षकों के बीच चलते हुए सीधे एंटरप्रेन्योर बेस की ओर कदम बढ़ाए। माया को देखते हुए शौर्य थोड़ा हैरान रह गया। आज माया का लुक पहले जैसा नहीं था। पहले वो आकर्षक दिखने के लिए देवी जैसे कपड़े पहनती थीं, लेकिन अब उसका पहनावा ज्यादा परिपक्व और सुरुचिपूर्ण लग रहा था। सच कहूं तो माया पहले से ही बहुत खूबसूरत थी और आज वो और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। शौर्य को माया की सफलता पर हैरानी हो रही थी। कभी कभी ये वाकई सिर्फ सही मौके की बात होती है। अगर किंग न होता तो वो शायद अभी भी एक छोटी गुमनाम लाइव स्ट्रीमर होती। कुछ ही महीनों में माया में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। इतने सारे लोगों द्वारा सराहे जाने का एहसास अद्भुत था। इसके अलावा एक बार जब लोग किसी खास ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो उनका स्वभाव भी बदल ही जाता है। माया पहले से काफी अलग और ठंडी हो गई थी। पहले जब कोई उसे अभिवादन करता तो माया मुस्कुराकर जवाब देती थी। अब वो उन्हें इग्नोर करने लगी थी। उसने सबको अंदर आने के लिए दरवाजा खोला। माया ने हाथ क्रॉस करके कहा, क्या सब लोग यहां हैं? अगर हां तो ब्लॉन्डी सबको काम बांटेगा। आज स्टूडियो को अच्छे से साफ करना है ताकि कल के ओपनिंग में देरी ना हो। और हां, रात को सबको एम्परर बार में डिनर पर ले जा रही हूं। जो मन हो खाओ पियो। वाह! भीड़ में से एक्साइटेड आवाजें आईं। माया के चेहरे पर गर्व का भाव था। कुछ लोग इसे देखकर जल रहे थे। लोगों का खुद पर गर्व करना स्वाभाविक था। आखिर किंग ने पूरा स्टूडियो माया के लिए ही खरीदा था। भीड़ को तो वैसे भी पार्टी का बहाना चाहिए होता है, और जब उन्हें पता चला कि डिनर एम्परर बार में होगा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। ब्लॉन्डी भी उतना ही खुश था जैसे कोई कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा हो। वो हमेशा से ऐसे मौके का फायदा उठाने का शौकीन था। अब जब वो माया के साथ था तो क्लास में उसकी जगह दूसरे नंबर पर आ गई थी। जब ब्लॉन्डी माया के लिए काम करता था तो वो बहुत ध्यान रखता था, जैसे अपना खुद का बिजनेस हो। उसने काम को अच्छे से बांट दिया। कुछ लोग माया के लिए काम नहीं करना चाहते थे, मगर उसे नाराज करना भी ठीक नहीं लगता था, तो सबने कॉपरेट किया। अरे, मैं तो बाथरूम भूल गया। मुझे बाथरूम साफ करने के लिए किसी को ढूंढना होगा। सारा काम बांटने के बाद ब्लॉन्डी ने सिर खुजलाते हुए कहा, अरे ब्लॉन्डी, बाथरूम साफ करने की जरूरत नहीं है, बस फर्श साफ करना काफी है। क्लास के कुछ लड़कों को बाथरूम साफ करने से डर लगता था, तो उन्होंने जल्दी से ब्लॉन्डी को एक सिगरेट थमा दी। ब्लॉन्डी ने खुशी खुशी उसे ले लिया। वो क्लास में किसी को नाराज नहीं करना चाहता था, मगर एक शख्स था जिसकी उसे परवाह नहीं थी। शौर्य, तुम क्यों खाली बैठे हो? तुम्हें अब खिड़कियां साफ करने की जरूरत नहीं है, बस बाथरूम संभाल लो। अकेले में साफ सफाई करने का भी मजा आता है। जब तुम कर लोगे तो मैं आकर चेक करूंगा। हा हा। ब्लॉन्डी ने शौर्य की ओर इशारा किया जो सफाई कर रहा था। पफट! सहपाठी जोर से हंस पड़े। हां, शौर्य ये काम अच्छा कर लेगा। वो हमसे ज्यादा अच्छे से सफाई करता है, तो बाथरूम उसी के लिए छोड़ना सही रहेगा। हां, शौर्य वाकई सही कैंडिडेट है, सभी ने एक सुर में कहा। शौर्य माया के लिए खिड़कियां साफ करना नहीं चाहता था। भला ये कौन सी समझदारी थी कि उसने अपना बिजनेस खोल लिया और अब हमसे अपने लिए काम करवाए। विशाल और बाकी लोग चुप थे।
और शौर्य वैसे भी झगड़ा करने वालों में से नहीं था। मगर अब यह साफ था कि ब्लॉन्डी जानबूझकर उसे तंग करने की कोशिश कर रहा था। वो किसी और को नाराज नहीं करना चाहता था, मगर शौर्य का उससे डर नहीं था। यह दिखाता है कि ब्लॉन्डी उसे नीची नजर से देखता था। शौर्य मना करना चाहता था। तुम अब तक किसका इंतजार कर रहे हो? मैंने कहा ना कि बाथरूम साफ करो और जैसा कहा है वैसा करो, वरना आज रात खाना नहीं मिलेगा। हा हा हा। माया के पीछे पीछे चलने वाली लड़कियों ने भी ब्लॉन्डी के साथ शौर्य का मजाक उड़ाया। ये क्या बकवास है? तुम चाहते हो कि शौर्य तुम्हारे लिए बाथरूम साफ करे? उसी वक्त रोहित ने गुस्से में कपड़ा फेंकते हुए चिल्लाया। जब से शौर्य और विशाल ने पिछली बार उसकी मदद की थी, रोहित उन्हें अपने भाई जैसा मानता था, जो उसके लिए खुद की जिंदगी से भी ज्यादा कीमती थे। रोहित और विशाल को पूरी तरह यकीन नहीं था कि शौर्य में कितनी ताकत है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वे दुखी और अनिच्छुक महसूस कर रहे थे। अरे रोहित, विशाल, क्या हुआ? ये माया के स्टूडियो का ओपनिंग डे है। तुम लोग मदद करने के बजाय कोई प्रॉब्लम खड़ी करने वाले हो। उनकी एक सहपाठी ने ठाका लगाया, जिससे वे थोड़ा ठंडे पड़ गए। तुम, रोहित गुस्से में बड़बड़ाया। छोड़ो रोहित, विशाल, टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा, शौर्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वो नहीं चाहता था कि रोहित और विशाल इस छोटे से मामले पर गुस्सा हों। अब अपनी पहचान बताकर उन्हें झटका देना सही नहीं था। उसे यह तरीका थोड़ा घटिया लगा। आखिरकार ये एक मामूली बात थी और शौर्य ने इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहा। इसके बाद शौर्य वॉशरूम साफ करने चला गया। माया ने उन पर हल्की नजर डाली, लेकिन जब शौर्य उसके पास से गुजरा तो उसने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। शौर्य चुपचाप वॉशरूम साफ करता रहा, जबकि बाकी लोग बाहर मजे कर रहे थे। तभी राकेश का फोन आया। उसने शौर्य को बताया कि विजय प्रताप का पहले ही इलाज हो चुका है और उसकी हालत खराब है। उसके सभी अंग बुरी तरह चोटिल हो चुके हैं और उसे अगले कुछ महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा। राकेश के पास सबूत थे कि विजय प्रताप सालों से अपने चचेरे भाई की कंपनी से पैसे चुरा रहा था। फिलहाल उससे कोई खतरा नहीं था। राकेश ने कॉल खत्म कर दी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और शौर्य ने देखा कि माया चेहरे पर ठंडे भाव लिए अंदर आ रही थी। मैंने तुमसे कहा था, तुम बीमार हो क्या? मैं तुमसे नहीं मिलने वाली। तुम खुद को क्या समझते हो? माया ने ताने देते हुए फोन रखा। उसके साथ आने वाली दिव्या भी वॉशरूम में आ गई। माया, क्या वो जर्सी फिर से तंग कर रहा है? दिव्या ने पूछा। हाँ, उसने कहा कि वो मुझे लेने आएगा ताकि हम ड्रिंक कर सकें। खुद को क्या समझता है वो? माया ने घमंड से कहा। शौर्य, जो वॉशरूम साफ कर रहा था, बोल पड़ा। जर्सी, वही अमीर आदमी जो तुम्हारे ब्रॉडकास्ट में हमेशा रहता है, जिसने तुम्हें ढेर सारे गिफ्ट दिए थे और लाल लिफाफे भेजे थे। शौर्य को याद आया कि माया के पीछे कुछ खास लोग थे और जर्सी उनमें से एक था। उसने स्क्रीनशॉट भी लिए और सबूत के तौर पर शौर्य को भेजे। क्यों? क्या इसलिए कि वो शौर्य को यह साबित करना चाहती थी कि उसे दूसरे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है? फिर भी शौर्य को लगा कि माया ने कुछ हद पार कर दी जब उसने उसे जर्सी को इस तरह डांटते हुए सुना। इसलिए वह खुद को बोलने से रोक नहीं सका। तो क्या वो आदमी खुद पर भी ध्यान नहीं दे सकता? वो सिर्फ यही कोशिश करता रहता है कि माया को बाहर बुला सके। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे डांटना बनता है? वैसे शौर्य, तुम माया के लाइव प्रसारण में होने वाली हर बात कैसे जानते हो? मुझे मत बताना कि तुम जैसा दयनीय बेवकूफ सच में उसका लाइव प्रसारण भी देखता है। दिव्या ने आश्चर्य से पूछा। माया भी शौर्य को देख रही थी। उसे इस बात का कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि शौर्य उसका लाइव प्रसारण देखता है। उसे सिर्फ शौर्य के आखिरी वाक्य से हैरानी हुई। तुम्हें कैसे पता चला कि जर्सी ने मुझे निजी तौर पर लाल लिफाफे भेजे थे? माया ने शौर्य को घूरते हुए पूछा। शौर्य एक पल के लिए घबरा गया। उसे याद आया कि माया ने उसे अपने दूसरे वीचैट अकाउंट पर यह सब बताया था। अरे, जब मैं एक रात तुम्हारा लाइव प्रसारण देख रहा था तो मैंने देखा कि जर्सी तुमसे कुछ लाल लिफाफों के बारे में बात कर रहा था जो उसने प्राइवेट भेजे थे। इसलिए मुझे लगा कि वो तुम्हें प्राइवेट में भेज रहा होगा। शौर्य ने जल्दी से कुछ बहाना बना लिया। फिर भी माया को थोड़ी राहत महसूस हुई।
दिव्या, जो एक तरफ खड़ी थी, ने ताना मारा। हाँ 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 शौर्य, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम इतने दयनीय होगे। सोचो, तुम हर रात माया का लाइव प्रसारण भी देखते हो। सच सच बताओ, क्या तुम माया को उसके लाइव प्रसारण पर देखते वक्त कोई गंदी हरकत तो नहीं करते? उसने एक कामुक मुस्कान के साथ पूछा। माया इस बारे में कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन अब वो शौर्य को ठंडी नजरों से घूर रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, शौर्य ने ईमानदारी से जवाब दिया। भले ही उसने इसके बारे में कभी सोचा था, लेकिन उसने असल में ऐसा कुछ नहीं किया था। अच्छा है कि तुम ऐसा नहीं करते। हमारी माया एक देवी है जिसके करीब तुम कभी नहीं पहुंच सकते। वैसे भी, दिव्या ने माया की चापलूसी करने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। ठीक है, तो जाकर देखो कि क्या सबने बाहर की सफाई पूरी कर ली है। शौर्य, तुम सफाई जारी रखो। फिर माया पलटी और तुरंत चली गई। शौर्य ने राहत की सांस ली। अभी यह इतना जोखिम भरा था, खुद को समझाना मुश्किल हो गया था। कुछ देर सोचने के बाद शौर्य ने अपना फोन निकाला और अपने दूसरे वीचैट अकाउंट में लॉग इन किया। उसने माया को एक मैसेज भेजा। मैसेज में उसने कहा कि वो हाल ही में उसका लाइव प्रसारण देख रहा था और उसे लगा कि माया बहुत बदल गई है। उसने कहा कि अब वो अपने फैंस के लिए वो जोश नहीं दिखाती जैसी पहले दिखाया करती थी। उसे लगा कि अब उसका शो उबाऊ हो गया है और शायद उसे भविष्य में कुछ और खूबसूरत एंकर देखने पड़ेंगे। ये सब उसे थोड़ा डराने के लिए था। आखिरकार वही था जिसने उसे फेमस बनाया था और उसे पता था कि माया का ये दुष्ट रवैया आगे चलकर उसे नुकसान ही पहुंचाएगा। शौर्य ने सोचा कि उसे पहले से चेतावनी देना जरूरी है। सफाई करने के बाद माया ने कुछ गाड़ियां मंगवाईं, क्योंकि सब लोग एम्परर बार जाने के लिए तैयार थे। सब बाहर आ गए और इंतजार करने लगे। माया, देखो, किंग ने तुम्हें एक मैसेज भेजा है। दिव्या माया का फोन हाथ में लेकर दौड़ी। हाँ? उसने कब भेजा? 4 मिनट पहले। मैंने सुना नहीं। दिव्या ने माफी मांगी। लानत है, मैंने तुमसे मेरा सेलफोन पकड़ने के लिए कहा था ताकि तुम देख सको कि मुझे वीचैट पर कोई मैसेज मिला है या नहीं। 24 घंटे ध्यान देना था और तुमने 4 मिनट की देरी कर दी। माया ने नाराजगी से कहा। यह सुनकर माया थोड़ा परेशान हो गई। अरे माया, जब सब बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे, मैंने देखा कि कुछ जगहों पर सफाई बाकी है। शौर्य जाने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे सफाई करने के लिए कहा। जब मैंने आखिरकार देखा कि किंग का मैसेज आया है, तब तक 4 मिनट निकल चुके थे। दिव्या ने डरते हुए जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं अभी किंग के मैसेज का जवाब देती हूं। जैसे ही माया ने किंग के मैसेज की सामग्री देखी, वह हक्का बक्का रह गई। उसे रोने का मन हुआ। माया, क्या हुआ? दिव्या ने चिंता से पूछा। मुझे लगता है कि किंग अब मुझसे प्यार नहीं करते। उन्होंने कहा कि मैं बदल गई हूं। क्या मैं वाकई बदल गई हूं दिव्या? क्या मैं अब वो माया नहीं रही जिससे वो प्यार करते थे? माया की आंखों से आंसू बह निकले। वह बेचैन महसूस कर रही थी। बाकी सभी चीजों से ज्यादा माया को किंग की उसके बारे में राय की चिंता थी। माया, घबराओ मत। किंग को तुरंत अपने बारे में सब बताओ। दिव्या ने उसे सुझाव दिया। मुझे कौन सी कार में बैठना चाहिए? शौर्य ने सफाई खत्म कर बाहर आते हुए पूछा। उसने सामने खड़ी कारों को देखा और दिव्या से पूछा, क्योंकि उसी ने उसे सफाई में मदद करने के लिए रोका था। क्या वो फिर से मुझे टैक्सी बुलाने के लिए कहेगी? उसने मन ही मन सोचा। तुम किसी भी कार में बैठ सकते हो। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि माया परेशान है? तुम कितने बेवकूफ हो, दिव्या ने झल्लाते हुए कहा। दिव्या, उसे डांटो मत। मुझे किंग के मैसेज का जवाब देने का कोई तरीका सोचने में मदद करो, माया ने उत्सुकता से कहा। जब वे इस बारे में बात कर रहे थे, माया ने जवाब का मसौदा तैयार किया। उसी वक्त घंटी की आवाज सुनाई दी। अचानक एक नोटिफिकेशन टोन बजी, जिसे माया ने बगल की कार से आते हुए सुना। इससे माया चौंक गई। ओ भगवान, क्या हो रहा है? दिव्या, क्या तुमने सुना? क्या? दिव्या ने अनजान होकर पूछा। मुझे नहीं पता ये सिर्फ एक संयोग है या नहीं। तुम जानती हो क्या? जैसे ही मैंने अभी एक मैसेज भेजा, मैंने बगल की कार से नोटिफिकेशन रिंगटोन सुनी, जैसे किसी को मैसेज मिला हो, माया ने कहा। उसने सोचा, ये संयोग नहीं लग रहा। क्या इसका मतलब है कि किंग मेरे ही सहपाठियों में से कोई है? वह कौन हो सकता है?